बहुत पुरानी बात है। एक राज्य में भीमा नाम का राजा हुआ करता था। वो राजा बड़ा ही नेक दिल था। उसके राज्य में अगर कोई भी समस्या हो तो वो उसका हल निकालता था। मगर उसकी रानी बहुत दुखी रहा करती थी। उसका कारण था कि उसकी अपनी कोई संतान नहीं थी और राजा भी ये बात अच्छे से जानता था कि रानी बहुत दुखी रहती है। धीरे धीरे ये बात सारे राज्य में फैल गई कि राजा और रानी बहुत दुखी रहते हैं क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। लेकिन राजा अपना यह दुख किसी को नहीं बताते थे और राज्य का अच्छे से ध्यान रखते थे। एक दिन राजा के पास एक साधु आया और उनसे कहने लगा, राजन, मैं बहुत दूर से यहां पर आया हूं। मैंने आपके इस राज्य में हर एक गांव को घूम घूम कर अच्छे से देखा है। आपके इस राज्य में हर कोई खुश है सिवाय आपके। सिर्फ इसीलिए मैं यहां पर आपको एक टोकरी देने आया हूं। इसे स्वीकार करें। यह टोकरी कोई साधारण टोकरी नहीं है। इसमें आप जो कुछ भी डालेंगे राजन, वह 1 से 2 हो जाएगा। आप इसे आजमा सकते हैं। फिर राजा रानी के पास गया और उसे सारी बातें बताई। आप जो कह रहे हैं क्या वो सच है महाराज? क्या सच में इस टोकरी में जो भी डाला जाएगा उसकी संख्या दोगुनी हो जाएगी? उस साधु ने तो मुझसे यही कहा था महारानी। वैसे विश्वास तो मुझे भी नहीं हो रहा है कि ये टोकरी एक जादुई टोकरी है। रानी ने अपने हाथ से कंगन निकाला और उस टोकरी में रखा और फिर वो 1 से 2 हो गया। राजा और रानी ये जानकर बहुत खुश हुए कि उनके राज्य में अब किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। अब उनका राजकाज बहुत अच्छे से चलने वाला है। मगर अब भी राजा और रानी खुश नहीं थे क्योंकि उनके मन में बार बार यह ख्याल आता था कि अब तक उनकी कोई संतान नहीं है। कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन द्वारपाल उनके पास आया और कहने लगा, महाराज, द्वार पर एक भोला नाम का आदमी है जो आपसे भेंट करने के लिए कह रहा है। उसके साथ उसकी पत्नी सुलेखा और एक नवजात शिशु भी है। राजा ने उन्हें अंदर आने की अनुमति दी। भोला राजा के पास आया और उन्हें प्रणाम करके बोलने लगा, महाराज, आपकी कोई संतान नहीं है, इसलिए हम अपनी यह संतान आपको देने आए हैं। आज से आप ही इस बच्चे के माता पिता हैं। राजा कुछ कहता ही कि उसके पहले रानी भागते हुए आई और बच्चे को सुलेखा की गोद से उठा लिया और अपने गले से लगा लिया। रानी भोला और सुलेखा का धन्यवाद करने लगी। राजा यह देखकर कुछ बोल नहीं पाया। उसने भोला और सुलेखा को बहुत ध्यान से देखा। दिखने में तो वो बहुत खुश लग रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में कहीं ना कहीं कोई दर्द भी छुपा हुआ था। रानी, इस बच्चे को इन्हें वापस कर दीजिए। हम निसंतान रह लेंगे, लेकिन किसी से किसी का बच्चा छीनना सही बात नहीं। यह सुनकर भोला और उसकी पत्नी हाथ जोड़कर राजा और रानी के सामने विनती करने लगे। सुलेखा बोली, इस बच्चे को अपनी संतान मानकर अपना ले महाराज। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। राजा और रानी यह देखकर हैरान थे कि एक माँ अपने बच्चे को किसी को देने के लिए इतनी ज्यादा प्रार्थनाएं क्यों कर रही है। आप हमें इसे क्यों देना चाहते हैं? मैं समझा नहीं। संसार में अगर किसी भी माँ से उसका बच्चा मांग लिया जाए तो वह किसी भी मूल्य पर उसे नहीं देती है, मगर तुम अपना बच्चा कैसे देना चाहती हो? क्या कारण है? भोला ने कहा, राजा जी, हमें श्राप मिला है कि 12 दिन के अंदर अगर हमने ये बच्चा उसे नहीं दिया जो निसंतान है तो 13वें दिन इस बच्चे की मृत्यु हो जाएगी। महाराज, आज हमारे बच्चे के जन्म को हुए 12 दिन हो गए हैं। कृपया आप हमारे इस बच्चे को अपनी संतान के रूप में अपना लीजिए, नहीं तो ये बच्चा मर जाएगा। आप अभी विश्राम करें, हम कुछ ही देर के अंदर अपना फैसला सुनाएंगे। राजा इस विषय में सोचने के लिए उद्यान में एक एकांत स्थान पर गए। रानी भी उनके पीछे पीछे बच्चे को हाथ में लेकर चल पड़ी। रानी ने देखा कि राजा बहुत दुखी और उदास हैं।
क्या हुआ महाराज? आज ईश्वर ने हमारी गोद भर दी है, पर आप खुश नहीं हैं। वो दंपति अपनी संतान को खुद की मर्जी से देना चाह रहे हैं। हमने तो कोई दबाव नहीं डाला, फिर आप इतने चिंतित क्यों हैं? मेरे राज्य के निवासी अपनी संतान को हमें सौंप कर चले जाएंगे और अपना सारा जीवन आंसू बहाते रहेंगे और अपने बच्चे के बारे में सोचते रहेंगे। यह सोचकर मैं कैसे सुख से रह सकता हूं? रानी भी सोच में पड़ गई और बोली, महाराज, क्यों ना हम इस बच्चे को उस टोकरी में रखकर एक बच्चे से 2 बच्चे कर लें, और इस बच्चे को हम रख लेंगे और दूसरे बच्चे को भोला और सुलेखा को दे देंगे। राजा ने जैसे ही यह सुना, यह सुनकर मानो खुशी की लहर उनमें दौड़ पड़ी। आइए महारानी, ये तो हमने सोचा ही नहीं। चलिए, टोकरी महल में है, आप इस बालक को टोकरी में रख दीजिएगा रानी। हो सकता है टोकरी में रखते ही यह बालक भी 1 से 2 बन जाए। राजा और रानी बच्चे को लेकर दौड़ते हुए महल के अंदर गए और जहां पर टोकरी रखी हुई थी उस स्थान पर पहुंचे। महारानी ने बच्चे को टोकरी में रखा और उस जादुई टोकरी से एक बच्चा 2 बच्चे में बदल गए। राजा ने दूसरा बच्चा उठाया और रानी ने जिस बच्चे को टोकरी में रखा था उसे उठाया। दोनों भोला और उसकी पत्नी के पास गए। राजा ने कहा, ये लो तुम्हारा बच्चा। भोला और उसकी पत्नी निराशा से राजा की ओर देखने लगे। तभी राजा ने टोकरी की वो सारी बात उन दोनों को बता दी और कहने लगे, आप ये बच्चा रखिए। आपको जो श्राप मिला है वो उस बच्चे के लिए है जो रानी की गोद में है, इस बच्चे के लिए नहीं। आप इस बच्चे को ले जाएं, इसे कुछ नहीं होगा। आप महान हैं राजन। आप अपने घर में संतान ना होने की वजह से दुखी नहीं हुए, बल्कि अपने प्रजा के एक घर में संतान नहीं रहेगी ये सोचकर दुखी हो रहे थे। हम बहुत भाग्यशाली हैं जो हमें आप जैसे राजा की छत्र छाया में रहने का सौभाग्य मिला। आपने हमारे बच्चे को गोद लिया ताकि वो श्राप से मुक्त हो सके, पर हमें भी निसंतान नहीं रहने दिया। आप दोनों की चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है महाराज और महारानी। इसके बाद भोला और सुलेखा उस बच्चे को अपने साथ लेकर खुशी खुशी घर चले गए। राजा और रानी बच्चे को अपने साथ पाकर बहुत खुश हुए। वो बच्चा भी बड़ा होकर एक वीर राजकुमार बना। इसके बाद वो अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगे। उसके एक गांव में एक शैतान जादूगर और एक जादुई तोता रहता था। वो पूरे जगत में अपना राज करना चाहता था, इसलिए वो सारी जगहों पर जाकर जंगल में बीचों बीच कुटिया बनाकर रहता और अपनी जादुई शक्ति से पूरे गांव को अपने वश में कर लेता। एक रात जादूगर अपने जादू का उपयोग करता है। चलो, अब इस राज्य की बारी है। कुटिया के बाहर जाकर इस जादुई बीज को बो देता हूँ। आका, जादू तो ठीक है, लेकिन आप हर राज्य में इस बीज को क्यों बोते हैं, बताइए। तुम नहीं समझोगे जादुई तोते। ये मैं इसीलिए करता हूँ कि यहाँ से जाने के बाद भी यहाँ के लोग पूरे मेरे वश में रहे। मतलब आपकी सारी जादुई ताकत इस बीज में होती है? हाँ, सही समझे तुम। जादूगर और तोता जैसे ही बीज गाड़कर कुटिया में जाते हैं, उन्हें वायलिन की मधुर ध्वनि सुनाई देती है। उसे सुनकर जादूगर उसे इधर उधर ढूंढने लगता। अरे जादुई तोते, ये मधुर आवाज कहाँ से आ रही है? जरा पता करके बताओ तो। जी मेरे मालिक। फिर जादूगर का तोता उस वायलिन की धुन को सुनते हुए जंगल में उड़कर चला जाता है और फिर पता करके अपने आका को बताने आता है। मेरे आका, ये मधुर वायलिन की आवाज एक रोती हुई सुंदर लड़की के पास से आ रही है। चलो चलकर देखते हैं कि मधुर आवाज के पीछे रोने का कारण क्या है। फिर शैतान जादूगर एक सुंदर राजकुमार का रूप लेता है और उस लड़की के पास जाता है। इतनी रात को तुम इस सुनसान जंगल में क्यों रो रही हो? मैं अकेली नहीं हूँ, ये वायलिन है ना मेरे साथ। मेरे माता पिता के गुजर जाने के बाद मेरे भाई धन की लालच में
मेरी शादी एक शराबी और रईस इंसान से कराना चाहते हैं, इसलिए मैं इस घने जंगल में बैठी हूँ। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? और इतनी सी बात है, मैं एक जादूगर हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? मेरा नाम सलोनी है और भला क्यों नहीं शादी करूंगी? आप एक राजकुमार की तरह सुंदर भी दिखते हैं, साथ ही आपको मेरी चिंता भी है। मैं आपसे जरूर शादी करूंगी। लेकिन तुम्हें हमेशा मेरे लिए वायलिन बजाना पड़ेगा, तभी मैं जादू कर पाऊंगा। क्यों नहीं, मैं अपने जीवन साथी के लिए हमेशा वायलिन बजाती रहूंगी। उनकी बातें सुनकर तोता बहुत खुश होता है। आज मेरे आका की शादी है, आज मेरे आका की शादी है। फिर उस लड़की और जादूगर की शादी हो जाती है। कुछ दिन बीत जाने के बाद लड़की को शैतान की असलियत का पता चलता है। वो उसे काला जादू करते हुए देखकर चौंक जाती है। वो अपने पति जादूगर को जादू का गलत उपयोग करने से रोकती है। मैंने कल आपका काला जादू देखा। आखिर लोगों को अपने वश में कर आपको क्या मिलता है, बताइए। मैं जैसा चाहूंगा मैं वैसा ही करूंगा। अगर तुमने मेरे जादू में दखल डाला तो मैं तुम्हें भी बंदी बना लूंगा। उनकी बातों को सुनकर तोता कहता है, शांत मेरे आका, शांत। अगर इस लड़की को गुस्सा आ गया तो ये वायलिन बजाना छोड़ देगी मेरे आका, और फिर आपका सारा जादू बेअसर हो जाएगा। मैं इस दुनिया का सबसे ताकतवर जादूगर बनना चाहता हूँ, और ये तभी संभव है जब तुम ये वायलिन बजाओगी, और उसकी मधुर ध्वनि में डूबकर मैं और बेहतर जादू कर पाऊंगा। मैं ये नहीं करूंगी। जैसे ही लड़की वायलिन बजाने से मना करती है, जादूगर उसके गले से हार खींच लेता है, उसकी सांसों को उसके उस हार में डाल देता है और हार को खाई में फेंक देता है। मैं तुम्हारे इस हार को खाई के बीचों बीच फेंक दूंगा। अगर तुम या किसी और इंसान ने उस हार को खाई से बाहर निकाल लिया, उस दिन तुम मेरी कैद से आजाद हो जाओगी, और मैं यह शैतानी जादू करना हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। ये क्या किया तुमने? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। अब तुम वही करोगी जो मैं कहूंगा। चलो वायलिन बजाना शुरू करो, नहीं तो तुम्हारी सांसें थम जाएगी। हे भगवान, तुमने मुझे एक मुसीबत से निकालकर दूसरी मुसीबत में क्यों डाला? क्या इस दुनिया में कोई मेरी मदद नहीं कर सकता? ऐसा कहकर वो रोने लगती है। एक दिन वायलिन बजाते हुए उसकी नजर बीज के थैले पर पड़ती है। वो जाकर उसे देखती है। वो बीज बाकी बीजों से बहुत अलग थे, और जैसे ही सलोनी ने बीज को छुआ, वो बीज बोल पड़े। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे छुआ। मैं जादूगर द्वारा श्रापित बीज हूँ। आपके छूते ही मैं मुक्त हो गई। वो कैसे? जादूगर ने मुझे कैद कर रखा था। अगर मैं उसके फेंके हुए जगह पर ना उगूं, तो वो मुझे नष्ट कर देता। अब तुम ही बताओ मैं क्या करती। और हाँ, अगर अब मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाऊँ तो जरूर बताओ मुझे। बीज की बातें सुनकर सलोनी सोचने लगती है, मेरी जान उस खाई के बीचों बीच हार में छुपी है। जब मैं तुम्हें उस खाई के बीचों बीच फेंकूंगी, तब तुम एक बड़े पेड़ का रूप ले लेना, तो तुम्हारी टहनियों में मेरा हार फंसकर ऊपर आ जाएगा। जी बिल्कुल, मैं ऐसा ही करूँगी। बस आप उस दिन का इंतजार कीजिए। दूसरे दिन वो जादूगर और तोता दूसरे राज्य में चले जाते हैं। वहाँ पहुंचकर जादूगर कुछ सोचता है। उसे देख तोता कहता है, आका, क्या सोच रहे हैं आप? मैं सोच रहा हूँ कि हमारे पीठ पीछे वो सलोनी कुछ गलत तो नहीं कर रही होगी। आप तो जादूगर हैं ना मेरे आका, आप अपने जादू से ये पता कर लीजिए। नहीं मेरे तोते, सलोनी के वायलिन की धुन से मेरी दूरदृष्टि खत्म हो चुकी है। ऐसा कहकर जादूगर अपने कामों में लग जाता है, और दूसरी तरफ देखते ही देखते वो बीज एक विशाल पेड़ में बदल जाता है, और उसकी टहनियाँ खाई के किनारे तक पहुँच जाती है, जिसमें सलोनी का हार लटका हुआ था। सलोनी उस हार को अपने हाथों में लेती है और पेड़ से कहती है, धन्यवाद बीज, अब मुझे उस शैतान जादूगर से छुटकारा मिल जाएगा और तुम भी अब मुक्त हो जाओगे। कृपया अब देर ना करें। शैतान जादूगर के आने के पहले थैले में रखे सारे बीजों को जला दीजिए। इससे उसकी शैतानी शक्ति खत्म हो जाएगी। सलोनी जल्दी से दौड़कर उन सभी बीजों के पास पहुंचती है। अभी जलाती हूँ। तभी कुछ देर बाद वहाँ पर वो जादूगर वापस आ जाता है और सभी बीजों को जलाते देख उन्हें बचाने को दौड़ता है। नहीं रुको! लेकिन इससे पहले कि जादूगर वहाँ पहुँच पाता,
सभी बीज जल चुके होते हैं और सभी बीजों के जलते ही शैतान जादूगर की सारी शक्तियाँ खत्म हो जाती हैं और सलोनी भी मुक्त हो जाती है। तुमने ऐसा क्यों किया? अब मेरी सारी जादुई शक्ति खत्म हो गई है। अब मैं क्या करूँगा? फिर सलोनी जादूगर को समझाती है कि दुनिया में और भी बहुत कुछ है जिससे हम बेहद खुश रह सकते हैं और अपना जीवन सुख से बिता सकते हैं। फिर क्या था, दोनों अपना जीवन अच्छे से खुशी खुशी बिताने लगे। मिस्टी ने सारी सुबह जादूगरनी की कार्यशाला की सफाई में बिताई थी और उसका काम कभी भी समाप्त ही नहीं होता था। इसे दो, उसे चमकाओ, मैं इससे तंग आ गई हूँ। मैं कभी भी बाल्थाजार की तरह एक जादूगर बनना कैसे सीखूंगी? उन्होंने मुझे कोई जादू करने नहीं दिया। तभी मिस्टी ने पत्थर की सीढ़ियों पर कदमों की आहट सुनी और एक पल बाद बाल्थाजार सामने आया। मिस्टी, मुझे शहर जाना है। खरीदारी की एक लंबी सूची लहराते हुए उसने कहा, मैंने कल ड्रैगन के आखिरी अंडे का इस्तेमाल किया था। हो सकता है कि मुझे पिक्सी के ईयरवैक्स की एक ट्यूब भी मिल जाए, अगर वो सस्ते दाम में हो। मिस्टी चकित रह गई। बाल्थाजार ने उससे पहले कभी भी महल में अकेला नहीं छोड़ा था, तो उसने सोचा, मैं कालकोठरी का पता लगा सकती हूँ, खाई में तैर सकती हूँ या बस धूप में बैठकर आराम कर सकती हूँ। yippee! बिल्कुल फ्री दोपहर। लेकिन बाल्थाजार के ख्याल कुछ और ही थे। जब मैं बाहर रहूं तो तुम्हें बहुत कुछ करना है। इस जमीन को धोना जरूरी है। देखो, मैंने एक मेंढक पर कदम रख दिया। सत्यानाश, ये गई मेरी फ्री दोपहर। बाल्थाजार ने मुंह बनाकर देखा। एक और बात, किसी भी मंत्र की कोशिश मत करना, वरना मैं मेंढक के बच्चे में बदल दूंगा। उसने धमकी दी और अपनी झाड़ीदार भौहें नीचे करके देखा और इसके साथ ही एक रोशनी की चमक और बैंगनी रंग का धुआं फैला और जादूगर चला गया। ठीक है, वहाँ खड़ी मत रहो, तुम्हें काम करना है। ये डैफ्नी बाल्थाजार का पालतू ताड़ था। ओह छोड़ो, मैं पूरी सुबह काम ही तो करती हूँ, पहले आराम करना चाहिए। डाफनी एक झाड़ू पर चढ़ गया। डाफनी को झाड़ू पर बैठा देखकर उसे एक शानदार ख्याल आया। पिछले हफ्ते बाल्थाजार ने झाड़ू पर जादू कर दिया था। ये जिंदा हो गई थी, जादूगर को मुंह मांगी चीज ला कर दे रही थी। मुझे मालूम है, मैं इस मंत्र को याद कर सकती हूँ। और ये कितना हो सकता है? तुम कुछ करने वाली हो, बेहतर होगा कि तुम मंत्र ना आजमाओ। उसे नजरअंदाज करते हुए मिस्टी ने अपनी आंखें बंद कर ली और एक गहरी सांस लेते हुए उसने जादुई शब्द कहे, बूढ़ा नौकर, अब समय है, मेरी बात मान ले। बिना नींदों की रात खुशी के लिए तुम्हारे मालिक काम करने के लिए कहते हैं, उठो। और देखते ही देखते झाड़ू फड़फड़ाने लगी। वो इधर घूमती फिर उधर घूमती और फिर धीरे धीरे उसके दो पार्ट हो गए। वो पतली पतली दो टांगे बन गई। मिस्टी ने झाड़ू को आदेश दिया, अब मेरे लिए कुछ पानी लाओ। झाड़ू भागकर बाहर गई और कुछ ही समय में मिस्टी ने कदम कदम पर टप 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 करते हुए सुना। इसने टैंक में पानी डाला और लेने के लिए फिर बाहर चली गई। फिर मिस्टी जादूगर की कुर्सी पर लेट गई और जल्दी ही वो गहरी नींद में सो गई। मिस्टी जब जागी तो उसने डाफनी को अपनी गोद में देखा और नींद में वो बड़बड़ाने लगी, क्या हुआ अब? जल्दी, टैंक में से पानी बह रहा है और झाड़ू नहीं रुक रही है। मिस्टी अपने पैरों पर खड़ी हो गई। टंकी के किनारों पर पानी बह रहा था और झाड़ू सीढ़ियों से फिर से टकरा रही थी। रुक जाओ, काफी है बस। लेकिन झाड़ू ने ध्यान ही नहीं दिया, वो तो बस फर्श पर पानी बहाने लगी। अरे वही महान जादूगर का मंत्र बोलो जो बोलते हैं। कौन सा मंत्र? फिर उसे याद आया, हाँ, झाड़ू रोकने के लिए उसे एक मंत्र की जरूरत थी। अरे नहीं, मुझे लगता है मुझे वो याद ही नहीं है। अरे लड़की, अब तक पानी टखनों तक गहरा हो चुका था और फिर भी झाड़ू और पानी ला रही थी। मैं बाल्थाजार की किताब में देखती हूँ, चलो देखते हैं। मिस्ट्री पेज दर पेज पलटती रही। क्या करूं? यहाँ तो हजारों मंत्र हैं। मुझे कभी भी सही वाला नहीं मिलेगा। क्या कर सकती हूँ? तुम झाड़ू काट सकती हो,
बिल्कुल। उसने कुल्हाड़ी पकड़ी और उसे अपने सिर के ऊपर उठा लिया और फिर उसने जोर से नीचे की तरफ घुमाया और एक जोरदार क्रैक के साथ झाड़ू 2 भागों में टूट गई। धन्यवाद डाफनी, तुम शानदार हो। डाफनी, क्या बात है। झाड़ू देखो। मिस्ट्री की आंखें और चौड़ी हो गई। झाड़ू के 2 हिस्से चल रहे थे और हर हिस्से में नए हाथ पैर बढ़ रहे थे और ये पहले से कहीं और ज्यादा तेजी से दोनों झाड़ुएं पानी ला रही थी। मैं अब बड़ी मुसीबत में हूँ। कुछ ही समय में झाड़ू वापस आ गई और वो हर जगह पानी फैलाने लगी। मिस्टी ने उन्हें रोकने की कोशिश की और उसने उन्हें फंसाने की कोशिश की, उन पर बैठने की भी कोशिश की, लेकिन ये किसी काम का नहीं था। मैं हार मानती हूँ बाल्तेजार, बहुत गुस्सा होने वाले हैं। मेंढक का बच्चा बनना कैसा होता होगा। इसी बीच झाड़ू कभी अंदर और कभी बाहर, कभी ऊपर और कभी नीचे सीढ़ियों से टकराने लगी। पानी गहरा होता जा रहा था। जल्दी ही ये मिस्टी के घुटनों तक पहुंच गया और फिर उसकी कमर पर छप 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 छप। झाड़ू ने कमरे में और बहुत सारा बाल्टी पानी फेंका और फिर कमरे में पानी की लहरें बढ़ने लगी। डाफने इधर उधर कूदने लगा। तुम्हें चेतावनी दी थी, किसी भी मंत्र की कोशिश ना करना। मदद करो, वो चिल्लाई और टेबल पर चढ़ गई। कोई मदद करो। अचानक से जोर से आवाज हुई। बाल्तेजार हरी चिंगारियों की बौछार में दिखाई दिया। इससे पहले कि वो अपनी सांस पकड़ पाता, दोनों झाड़ू सीढ़ियों से नीचे उड़ गई और वर्कशॉप में पानी बहने लगा। ओहो गंदे भूत, ये लड़की क्या कर रही है। जल्दी से उसने अपनी छड़ी उठाई और जादुई शब्द बोले। बूढ़े दास, तेरा परिश्रम बंद हो जाता है। ऐसा नहीं कि तूफान बढ़ जाए। बुरी चालबाजियां खत्म करो, रुक जाओ। देखते ही देखते एक झाड़ू गायब हो गई, दूसरा बड़े करीने से एक तरफ खड़ी हो गई और अंत में एक जोरदार ग्लन ग्लन आवाज के साथ पानी बहना शुरू हो गया। मिस्टी घबराकर टेबल से नीचे उतर गई और बाल्तेजार ने उसकी ओर देखा। फिर तुम्हें अपने लिए क्या कहना है। मुझे माफ कर दें। बुरी कोशिश। तुम्हें कहा था ऐसा कुछ भी मत करना। मिस्ट्री पानी की टंकी के पीछे छलांग लगाई। अरे प्लीज मुझे मेंढक का बच्चा नहीं बनाओ, कभी भी जादू नहीं करूंगी। तुम नहीं करोगी। मेंढक के बच्चे ऐसे मंत्र नहीं बोल सकते हैं। वो रुका और कुछ सेकंड के लिए सोचने लगा। वो काफी कठिन जादू था जो इसने किया। वो एक दिन अच्छी जादूगरनी बन सकती है। आपको उसे जादू सिखाना शुरू कर देना चाहिए, आखिर वो आपका ही एरिया है। फिर वो मिस्ट्री की ओर मुड़ा। अगर वापस तुमने मेरी बात नहीं मानी, तुम्हें मैं मेंढक का बच्चा बना के छोड़ूंगा। उस दिन से मिस्ट्री एक आदर्श शिष्या बन गई। उसने मंत्रों को ठीक से याद करना सीख लिया और जब वो बड़ी हुई तो एक महान जादूगरनी बन गई। कहानी समाप्त हुई। छोटे से गांव में स्टेला नाम की लड़की अपनी सौतेली माँ डायना और बहन जेनिफर के साथ रहती थी। स्टेला के पिता की मृत्यु के बाद उसकी सौतेली माँ उसे नौकरानी की तरह रखती थी। उसे खाने के लिए अक्सर बासी खाना दिया जाता था और पहनने के लिए अपनी सौतेली बहन के पुराने कपड़े दिए जाते थे। एक दिन उस राज्य में घोषणा की गई कि राजकुमार के लिए लड़की देखी जा रही है और राजा ने राज्य की सभी लड़कियों को आमंत्रण दिया है कि वे आएं और उत्सव में भाग लें। स्टेला की माँ डायना और उसकी सौतेली बहन जेनिफर ये खबर सुनकर बहुत खुश हो गई। बेटी जेनिफर, अब तुम्हें अपना वजन थोड़ा कम करना होगा। अगर तुम राजकुमार से शादी करना चाहती हो तो अब तुम्हें थोड़ा अपनी सुंदरता पे भी ध्यान देना होगा। ये स्टेला कहाँ मर गई? जल्दी आ। आई माँ, आई। अब से जेनिफर को तुम ही खाना परोसोगी। पहले मुझे दिखाना, फिर इसे परोसना, समझी? इसका पूरा ख्याल रखना, समझ गई कि नहीं? जी माँ, मैं समझ गई। राजकुमार के उत्सव के लिए अब जेनिफर को तैयार करना होगा ना? स्टेला, अब हम दोनों की जूतियाँ ले आओ, हम बाहर कुछ सामान लेने जाएंगे। स्टेला दौड़कर जाती है और दोनों की जूतियाँ ले आती है। उसके बाद वे दोनों सामान लेने के लिए निकल जाती हैं। स्टेला भी राजकुमार के उत्सव में जाना चाहती थी।
माँ, क्या मैं सिर्फ देखने के लिए उत्सव में चल सकती हूँ? मैं सबसे पीछे खड़ी रहूंगी। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम तुझे वहाँ नहीं लेकर जाएंगे, और वहाँ जाने की तू सोचना भी मत। समझ में आई बात? बड़ी आई उत्सव देखने वाली। दोनों माँ बेटी राजकुमार रॉबर्ट के उत्सव में भाग लेने के लिए कपड़े और सामान खरीदने के लिए निकल जाती हैं। इधर स्टेला मन ही मन बहुत दुखी होती है और खिड़की के पास बैठकर रोने लग जाती है। उसकी आंसुओं की बूंदें खिड़की के पास रखे गमले के लिली के फूलों पर गिरती है। उसके बाद अचानक एक सुंदर परी प्रकट हो जाती है। क्या बात है बेटी, तुम इतनी दुखी क्यों हो? आप कौन हैं? पहले ये बताइए। मेरा नाम लिली है, मैं फूलों की परी हूँ। बताओ बताओ मुझे, तुम रो क्यों रही हो? स्टेला लिली को सारी बात बताती है। अब राजकुमार के उत्सव में सिर्फ एक हफ्ता ही बचा है। मेरी बहन जेनिफर उसमें हिस्सा लेने वाली है, लेकिन मुझे माँ उसमें हिस्सा लेने नहीं दे रही है। स्टेला बेटी, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें उत्सव के लिए तैयार करूंगी। पर परी रानी, मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं। अगर लोगों ने मुझे उत्सव में देखा तो मेरा पहनावा और साज सज्जा देखकर वो मुझ पर हंसेंगे। स्टेला, तुम्हें ईश्वर ने बहुत सुंदर बनाया है और तुम्हें सजाने का काम मैं करूंगी। स्टेला के जीवन में परी एक उम्मीद की किरण बन के आई थी और अब राजकुमार के उत्सव का दिन आता है। स्टेला, हम दोनों उत्सव में जा रहे हैं। घर का ध्यान रखना और जितना खाना बचा है उसे तुम खा मत लेना। आजकल तुम बहुत ही ज्यादा खाने लगी हो। और हाँ, हमारे आने तक घर पूरा साफ सुथरा दिखना चाहिए, ठीक है? आप लोग आराम से जाइए, आप लोगों के आने के बाद घर आपको साफ सुथरा ही दिखेगा। जेनिफर और डायना उत्सव के लिए चले जाते हैं। उसके बाद स्टेला जल्दी से जाकर फूल पर पानी की कुछ बूंदें डालती है। फिर लिली परी प्रकट हो जाती है। स्टेला, तुम बहुत खूबसूरत नजर आ रही हो। तुम नियमित काम करती रहती हो, इसलिए तुम बिल्कुल स्वस्थ दिख रही हो। हाँ, वो तो है, पर अब तक मेरे पास ना अच्छे कपड़े हैं ना अच्छे जूते। मैं तो अब तक बाल भी नहीं बना सकी। मैंने कहा था ना तुमसे, तुम्हें इन सब बातों की चिंता नहीं करनी है। परी अपनी जादुई छड़ी चलाती है और स्टेला के चारों तरफ घुमाती है, जिसके बाद स्टेला और भी सुंदर दिखने लगती है। लंबे सुंदर बाल, एक सुंदर रत्नों से जड़ी ड्रेस और बहुत ही सुंदर जूते, और उसने हाथों में सुंदर दस्ताने भी पहन रखे थे जो बहुत ही मुलायम और रेशमी कपड़े से बने थे। स्टेला खुद को आईने में देखकर दंग रह जाती है। क्या ये मैं हूँ? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। मैंने तो सिर्फ तुम्हारे कपड़े और जूते बदले हैं। तुम्हारे चेहरे की सुंदरता मुझे बदलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। यकीन मानो, तुम सच में बहुत खूबसूरत हो। परी रानी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, पर उत्सव में पहुंचने में कहीं मुझे देर ना हो जाए। घबराओ मत, मैंने उसका भी इंतजाम कर दिया है। स्टेला अब पूरी तरह से तैयार होकर बाहर निकलती है। वहाँ सफेद घोड़ों वाला सुंदर रथ उसका इंतजार कर रहा था। वो तुरंत ही उस पर बैठकर रवाना हो जाती है। वो महल पहुंचकर देखती है कि इस उत्सव में बहुत सारी लड़कियां आई हुई थी और राजकुमार रॉबर्ट सीढ़ियों के ऊपर एक सिंहासन पर बैठे हुए थे। राजकुमार रॉबर्ट की नजर उस पर पड़ती है और वो सीढ़ियों से उतरकर उसके पास आता है। क्या मैं आपके साथ नाच सकता हूँ? बिल्कुल राजकुमार, ये तो मेरा सौभाग्य होगा। अब रॉबर्ट और स्टेला एक दूसरे में खोकर नाच रहे थे। उन्हें नाचता देख उत्सव की सारी लड़कियों को स्टेला से ईर्ष्या होती है। राजा और रानी ये देखकर बहुत खुश हो रहे थे। वो समझ जाते हैं कि ये ही उनकी होने वाली बहू है। लेकिन उतने में ही स्टेला की माँ और सौतेली बहन गुस्से में वहाँ से निकल जाते हैं। उन्हें जाता देखकर स्टेला डर जाती है। वो ये सोचती है कि अगर वो उनसे पहले घर नहीं पहुँची तो वो मुश्किल में पड़ जाएगी। स्टेला जल्दबाजी में राजकुमार का हाथ छुड़ाकर भागती है और उसका एक दस्ताना राजकुमार के हाथों में ही रह जाता है। स्टेला रथ में बैठकर जाने लगती है और वो जैसे ही अपने घर पहुंचती है तो पुरानी वेशभूषा में आ जाती है।
और जल्दी से साफ सफाई करने में लग जाती है और कुछ देर बाद दरवाजे में दस्तक होती है। बहरी हो गई हो क्या? 2 बार दरवाजा खटखटाना पड़ा है। माफ कीजिए माँ, वो मैं साफ सफाई कर रही थी, इसीलिए शायद सुनाई नहीं दिया। ये साफ सफाई की है तुमने? अब तक घर ढंग से साफ नहीं दिख रहा है। जब तक तुम घर को अच्छे से चमका नहीं लेती, तुम्हें आज रात का खाना नहीं मिलेगा। पहले से ही हमारा दिमाग बहुत खराब है, अब और मत करना। स्टेला मन ही मन बहुत खुश होती है, पर उसे दुख भी था कि वो राजकुमार से ज्यादा बात नहीं कर पाई। अगले दिन घोषणा होती है कि राजकुमार उस लड़की से मिलना चाहता है जिसके पास एक हाथ का दूसरा सुंदर दस्ताना मिलेगा। स्टेला फिर से पानी की कुछ बूंदें फूलों पर गिरा देती है और परी के प्रकट होते ही उन्हें सारी बात बताती है। बस इतनी सी ही बात, अब इस बार जाना तो राजकुमार को अपना बना कर आना, ठीक है? परी अपना जादू फिर से चलाती है और स्टेला को फिर उसी रूप में ले आती है। स्टेला घोड़ा गाड़ी में बैठ जाती है। उसकी माँ डायना और बहन जेनिफर भी छिपकर घोड़ा गाड़ी में पीछे बैठ जाते हैं। वे तीनों राजमहल पहुंच जाती हैं। राजकुमार जैसे ही स्टेला को एक हाथ के दस्ताने के साथ देखते हैं, उसे दौड़कर गले लगा लेते हैं। वो तुरंत स्टेला के सामने शादी का प्रस्ताव रख देते हैं और ये देखकर डायना और जेनिफर उससे ईर्ष्या करने लगते हैं। स्टेला का चेहरा खुशी से चमकने लगता है। लिली परी आकाश से ये देखकर मुस्कुरा रही होती है। इसके बाद राजकुमार रॉबर्ट और स्टेला की धूमधाम से शादी हो जाती है। वो एक सुखमय जीवन बिताने लगते हैं। राजकुमारी एलिजाबेथ का स्वयंवर आयोजित किया गया था। उस स्वयंवर में दूर दूर से कई प्रतापी राजकुमार आए थे। इनमें से एरिक नाम का दिखने वाला राजकुमार थोड़ा कुरूप था। स्वयंवर शुरू होता है और राजकुमारी सभी राजकुमारों को निहारती है, पर जब बारी एरिक की आती है तो उसे देखकर राजकुमारी थोड़ा मुंह बना लेती है। एरिक को यह बात बहुत बुरी लगती है। राजकुमारी की इस हरकत को देखकर एरिक उसे श्राप दे देता है। राजकुमारी एलिजाबेथ, तुम्हें अपनी खूबसूरती का इतना घमंड है कि तुम मुझे देखकर अपना मुंह बिचका रही हो। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि आज से तुम राजकुमारी नहीं, एक हंसनी बनकर रह जाओगी। ये सुनकर एलिजाबेथ और उसके पिता बहुत दुखी हो जाते हैं और राजकुमार एरिक से माफी मांगते हैं। हे राजकुमार, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। राजकुमार, इसे माफ कर दो। ये बेहद नादान है जो इससे इतना बड़ा दुस्साहस हो गया है। कृपया करके अपना ये श्राप वापस ले लीजिए, नहीं तो मेरी बेटी का जीवन नष्ट हो जाएगा। राजकुमार एरिक का गुस्सा थोड़ा शांत होता है। मुझे माफ कर दीजिए राजन, मगर अब इस श्राप को वापस लेने का कोई तरीका नहीं है। मगर इस श्राप से मुक्ति का उपाय मैं आपको जरूर बता सकता हूँ। अगर कोई इंसान आकर इसे एक हंसनी के रूप में ही प्यार करने लगेगा और अपनाएगा तो ये श्राप मुक्त हो जाएगी। और हाँ, एक बात और, राजकुमारी को इस श्राप से मुक्ति सिर्फ वही दिला सकता है जो इस श्राप के बारे में नहीं जानता हो। जैसे ही राजकुमार एरिक ये बोलते हैं, वैसे ही राजकुमारी एलिजाबेथ एक हंसनी बन जाती है और शहर के पास वाली झील में रहने लगती है। कई साल तक राजकुमारी एक ऐसे व्यक्ति का इंतजार करती है जो उसे इस रूप में प्यार करे। झील के पास कई व्यक्ति आते तो हैं, पर सिर्फ झील और हंसिनी की तारीफ करके चले जाते हैं। अब इतने साल गुजर गए हैं, मुझे अब कोई उम्मीद ही नहीं है कि कोई आकर मुझे इस श्राप से मुक्ति दिलाएगा। शायद मेरे घमंड का यही पश्चाताप है कि मैं जिंदगी भर हंसिनी बनकर रहूंगी। उसी दिन शाम को एक युवा मुसाफिर जिसका नाम जेम्स था, झील के पास ही आकर बैठ जाता है। शहर में कितना शोर है और यहाँ पर कितनी शांति। यहाँ आकर ऐसा लगता है कि बस यहीं रह जाऊं। जेम्स एक मध्यम वर्ग का पुरुष था और इस दुनिया में अकेला था। ऐसे में झील जैसी शांत जगह को पाकर उसका मन तृप्त हो गया। वो थोड़ी देर वहीं आराम करने लगता है। अचानक से उसे एक आवाज आती है, तुम कैसे हो? इस झील के बीच में ये आवाज अचानक से कहाँ से आई? कहीं मेरे कान तो नहीं बज रहे? नहीं, तुम्हारे कान नहीं बज रहे। जरा यहाँ झील में देखो, मैं हूँ हंसिनी। अरे पर हंस कब से बोलने लगे? तुम बोल कैसे सकती हो? हाँ, मैं बोल सकती हूँ और इस झील में रहती हूँ और ये झील मेरी है। मैंने तुम्हें यहाँ बात करते हुए सुना कि तुम्हें यहाँ बहुत सुकून मिला। तुम यहाँ जब चाहे आ सकते हो। शुक्रिया मुझे यहाँ आने की अनुमति देने के लिए।
सच में मुझे यहाँ पर बहुत सुकून मिला है। मुझे इस सुकून को छोड़ के जाने का दिल ही नहीं कर रहा है। मेरा नाम एलिजाबेथ है। आपका नाम क्या है? मैं जेम्स हूँ और आपका नाम तो किसी राजकुमारी जैसा लगता है। मेरे पिताजी ने मेरा ये नाम रखा था और मुझे राजकुमारी की तरह ही पाला था। आओ, मैं तुम्हें पूरी झील दिखाती हूँ और यहाँ आसपास के सारे फूल और नज़ारे दिखाती हूँ। हंसनी फिर जेम्स को झील दिखाती है और आसपास के सुंदर नज़ारे भी। राजकुमार के लिए सुंदर फूल और कमल तोड़ कर लाती है। वाह एलिजाबेथ, इतने सुंदर नज़ारे तो मैंने आज तक नहीं देखे हैं। तुम्हारे साथ वक्त बिताकर और इतनी बातें करके मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ जेम्स, तुम यहाँ जरूर आना। मेरा भी यहाँ अकेले मन नहीं लगता। मैं यहाँ पर अकेली हंसनी हूँ। मैं तुम्हारा वापस आने का इंतजार करूंगी। मैं जानता हूँ कि अकेलापन क्या होता है। मैं तुमसे मिलने कल फिर आऊंगा। हंसनी के मन में आशा की एक नई किरण जाग उठती है। वह जेम्स की प्रतीक्षा करने लगती है और जेम्स की बात करने का तरीका अथवा सरल भाव उसे भाने लगता है। अगले दिन शाम को जेम्स झील के पास आता है। उसे देखकर हंसनी बेहद खुश हो जाती है। जेम्स, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी और तुम एकदम सही वक्त पर आए हो। थोड़ी ही देर में सूरज डूबने वाला है और इस झील के पास सूरज डूबते हुए बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ता है। मैं यहाँ आने का इंतजार कर रहा था और जैसे ही मेरा काम खत्म हुआ मैं तुरंत यहाँ पर आ गया। सच, सूर्यास्त का यह नज़ारा बहुत सुंदर लग रहा है। दोनों मिलकर सूर्यास्त को देखते हैं और सूर्यास्त का अनोखा दृश्य देखकर जेम्स बेहद खुश हो जाता है। एलिजाबेथ, सच में ये दृश्य बहुत ही सुंदर है। अब ये दृश्य देखने मैं रोज तुम्हारे पास आऊंगा। हाँ जेम्स, ये सूर्यास्त तो बहुत सुंदर है, किंतु कितनी भी सुंदर चीज हो उसे अकेले अनुभव करने का कोई मजा नहीं है। मैं तुम्हारा ये दुख समझ सकता हूँ एलिजाबेथ, लेकिन तुम आज से अकेली नहीं हो। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, और तुम्हारे हर सुख दुख में मैं तुम्हारा साथ दूंगा। जेम्स की ये बातें सुनकर एलिजाबेथ की आंखें नम हो जाती है। कई साल बाद उसे प्रेम का अनुभव हुआ। खुशी से उसकी आंखें नम हो जाती है। एलिजाबेथ को जेम्स बहुत अच्छा लगने लगा था। उसे ये भी समझ आने लगा था कि इंसान का अच्छा होना उसकी शक्ल सूरत और धन संपत्ति से ज्यादा उसके अच्छे व्यवहार और नेकी से होता है। जेम्स भी हंसनी को पसंद करने लगा था, पर उसके मन में हमेशा एक ही सवाल रहता था कि क्या हंसनी उसके प्रेम को स्वीकार करेगी। एक दिन जेम्स झील पर नहीं आता। एलिजाबेथ बेचैन हो जाती है और जेम्स ठीक तो है, बस यही विचार उसके मन में घूम रहा था। रात को भी उसे अच्छी नींद नहीं आई। आज जेम्स नहीं आए, कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं। हे भगवान जी, उनका ख्याल रखिएगा। अगले दिन जेम्स शाम के बदले दोपहर को ही पहुंच जाता है। उसे देखकर एलिजाबेथ तुरंत कहती है, जेम्स, कल तुम कहाँ थे? परसों जब हम मिले थे तो तुमने बताया नहीं था कि तुम कल नहीं आने वाले हो। मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। सब ठीक तो है ना? आइंदा ऐसे बिना बताए ना आने की गलती मत करना। मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। अरे, मुझे माफ कर दो एलिजाबेथ, मुझे किसी जरूरी काम से दूसरे शहर जाना पड़ा। मैं आज ही सुबह वापस आया हूँ। मैं आइंदा तुम्हें बिना बताए कहीं नहीं जाऊंगा और तुम्हें चिंतित नहीं करूंगा। मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था एलिजाबेथ। अपने प्रति ऐसी चिंता भाव देखकर जेम्स को बहुत खुशी हुई। अपनी माँ को छोड़कर आज तक जेम्स की ऐसी चिंता किसी ने नहीं की थी। उसके मन में एलिजाबेथ के लिए इज्जत और प्यार की भावना और बढ़ गई थी। जेम्स ने सोच लिया कि अब वो अपने मन की बात हंसनी को बता देगा, फिर आगे क्या होगा वो देखा जाएगा। एलिजाबेथ, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहो जेम्स, क्या बात है? मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ और अब मेरा मन तुम्हारे साथ रहने को करता है। रोज सुबह उठकर बस मैं इस पल का इंतजार करता हूँ कि मैं यहाँ आऊं और तुमसे मिलूं। जैसे ही जेम्स ये कहता है, हंसनी एक सुंदर राजकुमारी में बदल जाती है। ये देखकर जेम्स चौंक जाता है और पूछता है, अरे ये क्या, तुम इंसान कैसे बन गई? और तुम तो कहीं की राजकुमारी दिख रही हो। हाँ मेरे प्यारे जेम्स, सालों पहले मैंने एक राजकुमार का उसके रूप को लेकर अपमान किया था। फिर मुझे राजकुमार ने श्राप दिया कि मैं एक हंसनी बनकर रह जाऊंगी जब तक कोई व्यक्ति मुझे आकर सच्चे दिल से प्यार ना करे। मैंने उम्मीद खो दी थी। मुझे लगा मेरी मृत्यु हंसनी के रूप में ही हो जाएगी, पर तुम्हारे सच्चे प्यार ने मुझे इस श्राप से मुक्त कर दिया है। मतलब तुम एक राजकुमारी हो, तो अब तुम मुझ जैसे मामूली इंसान के साथ कैसे रहोगी? तुमसे मिलकर ही मुझे प्यार का मतलब समझ में आया है। जो इंसान एक हंसनी को प्यार कर सकता है, उससे बड़ा ना कोई राजा है ना राजकुमार। इंसान अपने व्यवहार से जाना जाता है, ना कि हैसियत से। और तुमसे बड़ा अमीर इंसान
मैंने आज तक नहीं देखा। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ जेम्स, और तुम्हें अपना जीवन साथी बनाना चाहती हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? हाँ एलिजाबेथ, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे बिना रहने का सोच भी नहीं सकता। इसी तरह जेम्स और एलिजाबेथ शादी कर लेते हैं और जेम्स को एलिजाबेथ के पिता द्वारा राज्य भी मिल जाता है। जेम्स एलिजाबेथ के साथ राजमहल में खुशी खुशी रहने लगता है। बहुत समय पहले एक विधवा रहती थी जिसकी 2 बेटियां थी। एक सुंदर, विनम्र और मेहनती थी जिसका नाम जूलिया था, और दूसरी बदसूरत, बेकार और आलसी थी, इसका नाम जेड था। लेकिन विधवा जूलिया से अधिक प्रेम नहीं करती थी। वो जूलिया से घर के सारे काम करवाती थी। ओह, मुझे हर दिन यहाँ कुएं के पास बैठना पड़ता है जब तक मेरी उंगलियों से खून न बहने लगे। इसीलिए उसे अपनी खून बहने वाली उंगली को कुएं के पानी में धोना पड़ा। लेकिन एक दिन उसकी धुरी पानी में गिर गई। ओह, ये मैंने क्या किया? मेरी सौतेली माँ मुझे धुरी खोने की सजा देंगी। मुझे कुएं में उसे लेने के लिए जाना होगा। लड़की के पास धुरी के बाद कुएं में कूदने के अलावा कोई चारा नहीं था, और वो तब तक चलती गई जब तक वो फिसल कर बेहोश नहीं हो गई। और जब उसे होश आया तो उसने खुद को एक बड़े पेड़ के नीचे जमीन पर पाया। कहाँ हूँ मैं? मुझे याद नहीं कि क्या हुआ था। मैं यहाँ इस खूबसूरत जगह पर क्या कर रही हूँ? चलते चलते वो एक पहाड़ पर चढ़ गई और रोटी से भरी एक बेकरी के ओवन तक आ गई जो रोटियों से भरा हुआ था। रोटी ने उसे पुकारा, अरे मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो, मैं जल रही हूँ, मैं बहुत पक चुकी हूँ। और बस इसीलिए लड़की उसकी तरफ बढ़ गई। बेकर के चमचे को उसने लिया और एक के बाद एक गोल गोल रोटियां निकालना शुरू कर दिया। उन्हें ध्यान से पास की एक मेज पर रख दिया और फिर चली गई। फिर वो एक पेड़ के पास आई जो लाल सेबों से लदा हुआ था। पेड़ ने उसे पुकारा, हिलाओ और हिलाओ मुझे और ये सारे सेब गिराओ। हाँ, मैं मदद करती हूँ। अभी आपको हिलाती हूँ और सारे सेब जमीन पर गिर जाएंगे। जैसे ही सब सेब पेड़ से गिर गए तो उसने उन्हें पेड़ के बगल में ही एक छोटी सी पहाड़ी पर ढेर कर दिया और फिर वो चली गई। अंत में वो आयरनवुड के पास पहुंची। ये कौन सी जगह है? जूलिया ने जंगल में एक छोटा सा घर देखा जहाँ बड़े लंबे दांतों वाली और जलती आग सी आंखों वाली एक बूढ़ी औरत खिड़की से उसे देख रही थी। जूलिया डर गई थी और वो भाग जाना चाहती थी, लेकिन बूढ़ी औरत ने उसे बुलाया। तुम मुझसे क्यों डर रही हो मेरी प्यारी बच्ची? मेरे घर आओ, मेरे साथ रहो, और अगर तुम सब काम अच्छी तरह से करोगी तो चीजें तुम्हारे साथ भी अच्छी होंगी। मेरे बिस्तर को अच्छी तरह हिलाना है और फिर दुनिया में बर्फ पड़ेगी, क्योंकि मैं मदर होली हूँ और इस पूरी दुनिया में बर्फ बनाती हूँ। चूंकि बुढ़िया ने उससे बहुत प्यार से बात की तो वो मान गई और काम पर लग गई। मैं तुम्हारे काम से बहुत संतुष्ट हूँ। क्या तुमने मेरा बिस्तर हिलाया? धन्यवाद मदर होली, ये सुनकर खुशी हुई। मैं भी यहाँ अच्छी तरह जीती हूँ और तुम्हारा खाना भी बहुत अच्छा है। लेकिन कुछ महीनों के बाद लड़की उदास रहने लगी और वापस अपने घर जाने के लिए सोचने लगी। एक दिन उसने बूढ़ी औरत को बताया, मैं परेशान हूँ, हालांकि यहाँ सब अच्छा है, लेकिन मुझे अपने घर वापस जाना है। मुझे खुशी है तुम जाना चाहती हो अपने घर, जो कि तुमने ईमानदारी से मेरी सेवा की। मैं तुम्हें अपने घर भेजूंगी। वो लड़की का हाथ पकड़कर सोने के एक बड़े दरवाजे के पास ले गई। जब वो वहां पर गई तो उस पर सोने की भारी बौछार पड़ी, जिसने उसके कपड़ों को सोने में बदल दिया। ये सब तुम्हारा है, क्योंकि तुमने बहुत मेहनत की है। मैं तुम्हें सोने की एक नई धुरी भी देती हूँ। उसके पीछे दरवाजा बंद हो गया और जूलिया फिर से अपनी दुनिया में वापस आ गई। अपनी सौतेली माँ के घर से ज्यादा दूर नहीं थी वो। तब वो घर के अंदर गई। वो सोने से बनी हुई थी। तब विधवा ने उससे बहुत प्यार से बात की। माँ, आप विश्वास नहीं करेंगी मेरे साथ क्या हुआ।
तो उसने अपनी पूरी कहानी अपनी माँ को बताई। जब माँ ने सुना कि उसकी सौतेली बेटी कैसे अमीर हो गई, तो उसने ये सोचा कि क्यों ना अपनी बदसूरत आलसी बेटी को भी ऐसी ही भाग्यवान बनाए। तो फिर विधवा ने जेड को कुएं के पास बैठने और धूरी घुमाने के लिए भेजा, लेकिन क्योंकि खून से रंगने के लिए वो बहुत ही आलसी थी, उसने कांटेदार बाड़े में अपना हाथ डाला और फिर कुएं में धुरी को फेंक दिया और उसके बाद वो खुद भी कूद गई। फिर उसने स्वयं को गुलाबों से घिरे हुए सुंदर से घास के मैदान में पाया और वो उसी रास्ते पर चलती गई। जब वो रोटी से भरे हुए बेकरी के चूल्हे के पास आई, ओ मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो, नहीं तो मैं जल जाऊंगी। लेकिन क्योंकि वो बहुत आलसी थी, उसने परवाह ही नहीं की और वो उससे दूर चली गई। लेकिन जल्दी ही वो लाल सेबों से भरे एक पेड़ के पास आ गई। ओ मुझे हिलाओ, मेरे सब सेब हटा दो। क्या होगा अगर तुम्हारा एक सेब मेरे सर पर गिर जाए? अपने आप करो। और जब वो जंगल में आ गई तो उसे सबसे पहले मदर होली के लंबे दांतों और उसकी तेज आंखों के बारे में पता था और वो तुरंत उसके लिए काम करने के लिए तैयार हो गई। इस पहले दिन मुझे मेरी बहन की तरह अच्छा काम करना है, वो सब कुछ जो बूढ़ी औरत मुझसे करने के लिए कहे, और फिर मुझे सोना चाहिए। लेकिन दूसरे दिन, मैं बहुत थक गई हूँ, आज मैं कुछ भी नहीं करूँगी, मैं बिस्तर से भी नहीं उठ पाऊंगी। और उसने मदर होली का बिस्तर नहीं हिलाया। इससे तो मैं परेशान हो गई हूँ, वो बहुत ही आलसी है, मैं उसे जाने के लिए कहूँगी। तब बुढ़िया उसे दरवाजे पर ले गई और उसने उसे खोला। आलसी लड़की दरवाजे पर खड़ी थी, लेकिन सोने के बजाय धूल से भरा एक बड़ा बर्तन उसके ऊपर गिर गया, जिसने उसे सिर से पैर तक ढक दिया। ये वही सब कुछ तुम्हारी सेवा के लिए। और उसने दरवाजा बंद कर लिया। तो जेड अपनी दुनिया में वापस आ गई और पूरी तरह से टार से ढकी हुई थी और टार हमेशा हमेशा के लिए उससे चिपक गया। कहानी समाप्त हुई। सदियों पहले की बात है, जब इस पृथ्वी पर इंसान रहते ही नहीं थे। चारों ओर धरती पर दरारें थी। स्वर्ग से धरती को देखने पर बहुत ही भयंकर नजारा होता था। स्वर्ग की परियां और अप्सराएं धरती को नर्क के समान समझती थीं। एक दिन सभी परियां स्वर्ग से धरती को देखते हुए आपस में बातें करती हैं। लाल परी और हरी परी बात कर रहे थे। लाल परी कहती है, ओह, कितनी अजीब सी है ये धरती, क्या कोई यहाँ रह सकता है? सही कहा तुमने, यहाँ कोई नहीं रहना चाहेगा। ना हरियाली है, ना रंग है, ना ही मनोरंजन है, ना ही कोई अपना। इतना सुनकर परी माँ उनके पास आकर कहती है, ऐसा नहीं कहते बच्चों, अगर सबकी सोच ऐसी ही रही तो धरती पर कभी जीवन प्रारंभ नहीं हो पाएगा। लेकिन माँ, इतनी अजीब से दिखने वाली पृथ्वी में आखिर जाना ही कौन चाहेगा? किसी न किसी को तो इस लोक में जाकर जीवन शुरू ही करना होगा, चाहे हम में से कोई एक क्यों ना हो। सभी परियां अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाती हैं, लेकिन बिजली परी और पानी परी खेलने में मग्न रहती हैं। परी माँ के बहुत समझाने के बावजूद भी वो दोनों नहीं मानती हैं। बिजली परी, अब तुम दोनों भी बड़ी हो रही हो बच्चियों, अपनी बहनों के कामों में हाथ बटाया करो। और पानी परी, तुम भी सुन लो, वैसे भी रानी परी की नजर तुम दोनों पर है। ओ माँ, तुम सभी के रहते हमें क्यों काम करना होगा? बिजली परी सही कह रही है माँ, तुम जाओ यहाँ से, हमें खेलने दो ना। रानी परी वहाँ से गुजरती हुई दोनों परियों की शैतानी को देखकर परी माँ को डांटती है। ये सब तुम्हारी ज्यादा लाड़ प्यार का नतीजा है। देख रही हो दोनों कैसे सर चढ़कर बातें कर रही हैं। इन्हें माफ कर दीजिए रानी परी, थोड़ी बड़ी होने के बाद सुधर जाएंगी दोनों। वो दरअसल अभी उनके खेलने कूदने के दिन है। माँ सही कह रही है, अभी तो हमारे खेलने कूदने के दिन है। रानी परी आइए ना, आप भी हमारे साथ खेलिए, बड़ा मजा आएगा। संभाल लो अपनी बच्चियों को, कहीं इन दोनों बहनों की दोस्ती को मेरी ही नजर ना लग जाए। जी रानी माँ, आइंदा से ऐसी गलती नहीं होगी। गुस्से से रानी परी वहाँ से चली जाती है। देख लिया रानी परी का गुस्सा। मैं मानती हूँ कि तुम दोनों बहनों को आपस में बहुत प्रेम है, लेकिन अब तुम दोनों बड़ी हो रही हो।
दूसरी बहनों की तरह तुम दोनों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। ओ माँ, तुम फिर से शुरू हो गई। चलो बहन, हम कहीं दूर चले जाते हैं, वरना माँ का उपदेश कभी खत्म नहीं होगा। इतना कहकर दोनों परियां वहाँ से गायब हो जाती हैं और परी माँ उदास होकर अपने महल में चली जाती हैं। कुछ दिन बाद स्वर्गलोक में एक राक्षस हमला करता है और फूलों के बगीचे को रौंदते हुए आगे बढ़ता है। कितना मजा आ रहा है इन बगीचों को रौंदने में, तो यहाँ की परियों को कुचलने में और भी मजा आएगा। आवाज सुनकर सभी परियां महल से बाहर आ जाती हैं। इतना बड़ा राक्षस हमारे स्वर्गलोक में क्या कर रहा है? हमें बहुत डर लग रहा है माँ। तुम सब चिंता मत करो बच्चियों, हम सब अपनी जादुई छड़ी की शक्ति से इस राक्षस का सर्वनाश करेंगे। लेकिन माँ, ये तो बहुत बड़ा राक्षस है, हमें तो इसे देखकर ही डर लग रहा है। डरने से कुछ हासिल नहीं होता बच्चों, हमें हिम्मत से लड़ना होगा। सभी परियों की बात सुनकर फिर राक्षस कहता है, तुम अकेली इन छोटी परियों के साथ मेरा क्या सामना करोगी? तुम्हें यह स्वर्ग लोक छोड़कर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये मेरा साम्राज्य है। अरे मूर्ख, तू क्या? कोई भी हमसे हमारा ये स्वर्गलोक नहीं छीन सकता। अब हम सबका सामना करो। इतना कहते ही राक्षस और परियों में युद्ध शुरू हो जाता है। थोड़ी देर तक राक्षस को रोकने के बाद परियां बेहोश होने लगती हैं। क्या हुआ परियों? सारी जादुई ताकत खत्म हो गई क्या? हम तुम्हें कभी जीतने नहीं देंगे। ये स्वर्ग हमारा है और हमारा ही रहेगा। युद्ध की आवाज से रानी परी अपनी कई साथी परियों के साथ महल से दौड़ती हुई आती है। हारते हुए युद्ध को रानी परी की मदद से सब जीत जाते हैं, लेकिन ये जानकर रानी परी बहुत क्रोधित होती है कि युद्ध के समय बिजली परी और पानी परी वहाँ मौजूद नहीं थी। देख लिया, मेरी चेतावनी के बावजूद ये दोनों नहीं सुधर पाईं। अब मेरे श्राप से इन दोनों को कोई नहीं बचा सकता। ऐसा अनर्थ मत कीजिए रानी परी, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। उन दोनों को उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। ये मेरा वचन है और मेरा वचन ही शासन है। इतने में बिजली परी और पानी परी दोनों हंसते खिलखिलाते हुए वहाँ आते हैं और वहाँ का मंजर देखकर चौंक जाती हैं। ये क्या हुआ माँ? यहाँ कोई तूफान आया था क्या? तुम चुप क्यों हो माँ? बोलो ना, यहाँ क्या हुआ था? तूफान तो अब आने वाला है। तुम दोनों को तुम्हारी गलती की सजा जरूर मिलेगी। हमने कुछ नहीं किया, हमें क्यों सजा मिलनी चाहिए? ये सुनते ही परी माँ जोर से चीखने लगती हैं। नहीं, इन दोनों को छोड़ दीजिए रानी परी। आइंदा से ये दोनों कोई गलती नहीं करेंगी। सजा तो इन्हें मिलकर रहेगी और इनकी सजा ये है कि आज के बाद ये दोनों परी बहनें अलग हो जाएंगी, हमेशा हमेशा के लिए। पानी परी को हमेशा के लिए धरती पर रहना होगा और बिजली परी हमेशा स्वर्ग पर रहेंगी, लेकिन सभी परियों से अलग। ये सुनकर सारी परियां रोने लगती हैं। हमें माफ कर दीजिए, हम कभी ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। मेरा श्राप बदल नहीं सकता, यही तुम दोनों की आखिरी सजा है। तब से पानी परी धरती लोक पर आकर बहने लगी और बिजली परी स्वर्ग में बिल्कुल उदास और शांत रहने लगी। दोनों बहनें अलग होने के बाद दिन रात रोती थी। एक दिन बिजली परी अपनी परी माँ से कहती है, माँ, पानी परी दीदी की बहुत याद आ रही है। पता नहीं उस बेकार धरती पर वो कैसे रह रही होगी। परी माँ और सभी परियां रोते रोते पानी परी और बिजली परी के लिए रानी परी के पैरों में गिरकर रोने लगती हैं। रानी परी, आप भी तो एक माँ हैं। एक माँ का दर्द कैसे नहीं समझ पाई। कम से कम मेरी खातिर ही इन परियों को माफ कर दीजिए। एक बार माफ कर दीजिए रानी परी, हम सब इन दोनों परियों के बगैर नहीं रह पाएंगे। मुझे माफ कर दो परियों, मैं क्रोध में आकर उन दोनों परियों के बचपन के साथ खिलवाड़ कर बैठी। अब इस श्राप को खत्म नहीं कर सकती, पर कम जरूर कर सकती हूँ। वो कैसे? आज के बाद युगों युगों तक जब भी बिजली परी को पानी परी की बहुत ज्यादा याद आएगी, तब बिजली परी धरती में जाकर पानी परी में समा जाएगी और वो दोनों बहनों के प्रेम को देखकर बादल भी बरसकर आंसू बहाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद रानी परी, हम सभी परियां आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगी। बस फिर क्या था, तभी से बिजली के कड़क कर पानी में गिरने का सिलसिला शुरू हो गया
और ये दोनों बहनों के प्रेम को देखकर बादल भाई भी रोने लगता है और तब से धरती पर हरियाली और इंसानों का जीवन शुरू हो जाता है। घनघोर तूफानों के बीच महाराष्ट्र के महाराजा के यहाँ एक नन्ही परी गरिमा जन्मी। खुशियों में डूबे महाराज और महारानी पूरे राज्य में सोने चांदी हीरे मोती बांटते हैं। समय बढ़ता है। राजकुमारी गरिमा 6 साल की हो गई थी। एक दिन वह अपनी माँ से जिद करने लगी। माँ मुझे तारे चाहिए। ओहो गरिमा, भला कैसी बात कर रही हो? आसमान से तारे कैसे लाए जा सकते हैं? तभी महाराज अपने कमरे से निकलते हैं। महाराज के कहने पर मंत्री जी कागज के तारे ला देते हैं। उसे देख राजकुमारी गरिमा बहुत खुश होती है। ओह धन्यवाद पिताजी, आप कितने अच्छे हैं। आप कितना ख्याल रखते हैं। महाराज, आपकी हद से ज्यादा लाड़ प्यार ने इसे बिगाड़ दिया है। पता नहीं बड़ी होकर और कितनी बिगड़ जाएगी। ऐसा नहीं है महारानी साहिबा, उसे बड़ी होने दो, वो खुद समझने लगे। एक दिन आया जब वह 16 साल की हो गई। फिर भी उसकी आदत और व्यवहार में कोई भी बदलाव नहीं हुआ था। पहले की तरह ही वो दासियों को फटकार लगाती, उनका अपमान करती, उन्हें नीचा समझती। एक दिन एक दासी गरिमा के कमरे में खीर लेकर आती है। राजकुमारी की जय हो, महारानी ने आपके लिए खीर भेजी है। उन्होंने कहा है कि ठंडा होने से पहले इसे खा लेना। खैर, रखकर तुम चली जाओ, मैं खा लूंगी। माफी चाहूंगी, लेकिन महारानी ने इसे अभी खाने को कहा है। गरिमा गुस्से से खीर को दासी के चेहरे पर फेंक देती है। तुम कौन होती हो मुझे आदेश देने वाली? चली जाओ यहाँ से। इतनी जोर की आवाज सुनते ही महाराज और महारानी गरिमा के कमरे में आते हैं और देखते हैं। ये क्या बदतमीजी है गरिमा, भला कोई दासी से ऐसे व्यवहार करता है? ये दासी है माँ, इसे मुझसे ऊंची आवाज में बात करने का कोई अधिकार नहीं। चलो भाई राजकुमारी, गुस्सा मत करो, तुम्हारे लिए अभी इस दासी को मैं महल से बाहर निकाल देता हूँ। वाह महाराज, क्या सीख दे रहे हैं आप अपनी बेटी को। सब पिता ऐसे ही व्यवहार सिखाते रहे अपनी बेटियों को तो वह दिन दूर नहीं जब वाकई में लड़कियों और औरतों को पैर की जूती समझा जाएगा। ओह माँ, अपना भाषण बंद करो, कृपया करके इस दासी को मेरी नजरों से दूर हटाओ। गरिमा इतना कहते ही गुस्से से रथ में बैठकर अपने महल से बाहर चली जाती है। तभी एक बार जोर की गड़गड़ाहट के साथ आंधी तूफान और बारिश होती है। पूरा राज्य जलमग्न हो जाता है। नदियों में बाढ़ आ जाती है। राजमहल का बहुत बुरा हाल होता है। राजमहल के बाहर आंधी तूफान और बारिश की वजह से बहुत ही खराब परिस्थिति है। पता नहीं हमारी गरिमा कहाँ होगी। पता नहीं वो ना जाने कहाँ फंसी होगी। मुझे चिंता सता रही है। मंत्रियों, जाओ जाकर मेरी राजकुमारी को ढूंढ कर लेकर आओ जल्दी। जी महाराज। सैनिकों, जल्दी करो, हमें राजकुमारी को ढूंढने जाना है। बारिश के थमते ही मंत्री सैनिकों के साथ राजकुमारी गरिमा को ढूंढने के लिए निकलते हैं। 2 दिन बीतने के बाद भी राजकुमारी का कोई पता नहीं चलता और वे निराशा के साथ राजमहल वापस लौट आते हैं। आप आ गए मंत्री जी। कहाँ है मेरी बेटी गरिमा? क्या वह अभी भी हमसे नाराज है? माफी चाहता हूँ महारानी, राजकुमारी को ढूंढने में हम असमर्थ रहे। ये क्या कह रहे हो? तुमसे ये छोटा सा काम नहीं हुआ। तुम मेरे मंत्री बनने के काबिल भी नहीं हो। आप जो सजा दे मुझे मंजूर है राजा, मगर ये भी सत्य है कि राजकुमारी का अब तक कोई पता नहीं चला है। पता नहीं वो जिंदा भी है या नहीं, क्योंकि राज्य में बाढ़ की वजह से बहुत सारे लोग मर गए हैं। पानी में फूलने की वजह से चेहरे को पहचान पाना मुश्किल हो गया है महाराज। महारानी इतना सुनते ही बेहोश हो जाती है और महाराज जोर जोर से रोने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर राजकुमारी गरिमा बाढ़ में बहती हुई अपनी उसी दासी के गांव में पहुंच जाती है जिसकी उसने बेइज्जती की थी। नदी के किनारे इतनी भीड़ क्यों लगी है? मुझे भी जाकर देखना चाहिए। राजकुमारी गरिमा को देखते ही दासी राजकुमारी को पहचान जाती है। राजकुमारी, मैं आपकी दासी। आगे खोलिए राजकुमारी। क्या तुम इन्हें पहचानती हो? जी हाँ, ये हमारी राजकुमारी गरिमा है। लगता है पिछले दिनों की बाढ़ की वजह से ये नदी में बहते हुए यहाँ पहुँच गई है, लेकिन ये कुछ बोल क्यों नहीं पा रही है? बेटी, ये बेहोश है। इसके शरीर से पानी निकलते ही तुम इसे अपने घर ले जाना। इसे होश आ जाने दो। जी जरूर, आप सभी इन्हें मेरे घर ले जाने में मदद कीजिए। गांव वालों की मदद से दासी राजकुमारी को अपने घर लेकर आती है और वैद्य को बुलाने जाती है। वैद्य जी, जरा जल्दी चलिए मेरे घर। राजकुमारी बेहोश पड़ी हुई है, उन्हें किसी भी हाल में ठीक कर दीजिए। ठीक है बेटी, चलता हूँ।
जरा दवाइयों को तो पकड़ लूं। वैद्य जी दासी के घर जाकर राजकुमारी के शरीर से पानी निकालते हैं और राजकुमारी को एक जड़ी बूटी का रस पिलाते हैं। कोई बात नहीं बेटी, थोड़ी देर बाद इन्हें होश आ जाएगा। चलो मुझे थोड़ी चाय पिला दो, फिर मैं घर के लिए निकलूंगा। जी जरूर वैद्य जी। दासी वैद्य जी को प्याली में चाय देती है। एक बात बोलो बेटी, कहिए वैद्य जी। तुम्हारे पास एक बहुत ही अच्छा मौका है। जितना चाहे धन दौलत हीरे मोती सब कुछ मांग सकती हो महाराज और महारानी से, उनकी राजकुमारी को बचाने के बदले। ये आप क्या कह रहे हैं वैद्य जी? जिस थाली में मैंने खाया है उसी में छेद करूं? ये मैं नहीं कर सकती। आपका काम हो गया है, आप जा सकते हैं। होश में आते ही राजकुमारी गरिमा ये सब सुन लेती है और मन ही मन पछताती है। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया था? इतनी नेक दासी की बेइज्जती करके मैंने पाप कर दिया। दासी पीछे मुड़ते ही राजकुमारी गरिमा को खड़ा देखती है। राजकुमारी की जय हो। आपको सही सलामत देखकर बहुत खुशी हो रही है। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बहुत दुर्व्यवहार किया, आपको नीचा दिखाया। आपने मुझे जीवन दान दिया है, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। ये मेरा फर्ज था राजकुमारी। महाराज और महारानी के बहुत से उपकार है मुझ पर। आप ज्यादा परेशान मत होइए। जल्दी से भोजन करके इस दवा को खाकर आराम करिए। आपको आराम की जरूरत है राजकुमारी। दासी राजकुमारी गरिमा के लिए तरह तरह के व्यंजन परोसती है। क्या स्वादिष्ट व्यंजन है, बिल्कुल हमारे राजमहल की तरह। भोजन के बाद दवा खाकर राजकुमारी गरिमा आराम करती है। हे भगवान, चलो अब जो बचा होगा उसे खाकर मैं पेट भर लूंगी। दूसरे दिन दासी की पड़ोसन उसके घर आती है। तुम्हें मैंने कल जोहरी की दुकान में देखा था, कुछ गहने खरीदने गई थी क्या? अरे कहाँ गहने खरीदने जाऊंगी? राजमहल से निकाले जाने के बाद 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिल रही है। तब तो मेरी आंखें धोखा खा गई। नहीं नहीं, गई तो थी मैं जौहरी के पास, लेकिन कुछ गहने खरीदने नहीं बल्कि अपने झुमके बेचने गई थी। लेकिन गहनों को बेचने की क्या जरूरत आन पड़ी? दरअसल राजकुमारी के भोजन के लिए पैसों की जरूरत थी। राजकुमारी ना हमारी जैसा भोजन पसंद नहीं करती, इसीलिए उनके लिए तरह तरह के व्यंजन बनाने थे। अच्छा, तो ये बात है। इस बार भी राजकुमारी गरिमा उन दोनों की बातों को सुन लेती है। तब तक महाराज और महारानी वैद्य जी के साथ दासी के घर पहुंचते हैं। तुमने हमारी राजकुमारी को अगवा करके अपनी मौत को बुलाया है। कहाँ हो? बाहर आओ। दासी और राजकुमारी गरिमा ये आवाज सुनकर झोपड़ी से बाहर आते हैं। पिताजी आप? तुम्हें जिंदा देखकर हम बहुत खुश हैं। धन्यवाद ईश्वर का कि इस दासी ने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया। मैं अपनी ही राजकुमारी के साथ कैसे गलत कर सकती हूँ महारानी? तुम चुप रहो। इनाम की लालच में अगर ये वैद्य हमें सच नहीं बताते तो हम कभी जान नहीं पाते हमारी बेटी के बारे में। शांत हो जाइए पिताजी, दरअसल जिनकी आप गुणगान कर रहे हैं वो बहुत ही लालची हैं। किसी के भी भड़काने पर आपकी ये ईमानदार दासी नहीं भड़की। इतना ही नहीं, इन्होंने तो अपने गहने बेचकर मेरे लिए भोजन की व्यवस्था की। ये तुम क्या कह रही हो बेटी? हाँ माँ, यही सच है। गुनहगार तो ये वैद्य है। आज मुझे तहे दिल से पछतावा हो रहा है कि मैं राजमहल में क्यों जन्मी, मैं झोपड़ी में क्यों नहीं पैदा हुई। क्योंकि असली संस्कार इन गरीब लोगों के बीच रहकर मिलते हैं, महलों में नहीं। हमें माफ कर दो बेटी, हम तुम्हारे गुनहगार हैं। सैनिकों, वैद्य को गिरफ्तार करके हवालात में डाल दो। मुझे माफ कर दो महाराज, मैं जानता हूँ, मुझे माफ कर दो महाराज, मैं ही आपका गुनहगार हूँ। वैद्य को बंदी बना लिया जाता है। माँ पिताजी, अब ये दासी यहाँ नहीं, हमारे साथ महल में हमारे परिवार के सदस्य की तरह रहेंगी। तुम्हारी जैसी इच्छा मेरी बेटी, इससे हमें भी पश्चाताप करने का मौका मिलेगा। चारों एक साथ राजमहल में खुशी खुशी जीवन बिताने लगे। की बात है, यूनान देश में एक राजा का शासन हुआ करता था। राजा का नाम जस्टिन था। उसकी एक सुंदर बेटी भी थी जिसका नाम स्टेफनी था। जब स्टेफनी की शादी की उम्र हुई तो राजा ने स्टेफनी से शादी के विषय में कुछ बात की। स्टेफनी, तुम मेरी इकलौती बेटी हो और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मुझे लगता है कि तुम्हारी शादी के लिए हमें एक योग्य लड़का खोज लेना चाहिए, क्योंकि तुम अब शादी योग्य हो गई हो। अगर इस विषय में तुम्हारी कोई राय है तो तुम मुझसे जरूर साझा कर सकती हो। पिता महाराज, मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी किसी राज परिवार या बड़े कुल में ना होकर किसी ऐसे लड़के से हो
जो मुझे प्रभावित कर सके, जिसके साथ मुझे खुशी महसूस हो सके, जो मुझे लायक लगेगा, मैं उसी से शादी करूंगी। तो तुम स्वयंवर की बात कर रही हो? ठीक है, मैं पूरे राज्य में यह घोषणा करवा देता हूं कि जो भी लड़का अगर शादी के योग्य हो, हमारी बेटी स्टेफनी को प्रभावित करने में सफल रहा, तो हम उसका विवाह हमारी बेटी से करवा देंगे। जी पिताजी, यह बिल्कुल सही रहेगा। हम इसी प्रकार के स्वयंवर की बात कर रहे हैं। इस प्रकार हम एक लायक लड़के से विवाह कर पाएंगे। हमें पता भी तो चले कि हमें पाने के लिए कोई क्या कर सकता है। राजा ने पूरे शहर में यह घोषणा करवा दी कि कोई भी लड़का अगर राजकुमारी के लिए कुछ ऐसा लाए या कुछ ऐसा कर जाए जिससे राजकुमारी प्रभावित हो, तो उसका विवाह राजकुमारी के साथ करा दिया जाएगा। उसी देश के किसी सुदूर गांव में दो भाई रहते थे। टॉम बड़ा भाई था और हैंस छोटा। टॉम ने पता लगाया कि राजकुमारी को हरे सेब बहुत पसंद है। हरे सेब सिर्फ उसी गांव में होते थे जहां टॉम और हैंस रहते थे। टॉम ने फैसला किया कि वो अपने सेबों के बाग से राजकुमारी के लिए सेब लेकर जाएगा। टॉम ने इस बात को अपने छोटे भाई हैंस को भी बताया। मैंने पता किया हैंस, राजकुमारी को हरे सेब बहुत पसंद है। मैं राजकुमारी से विवाह करना चाहता हूं, तो मैं हरे सेब से भरकर एक घोड़ा गाड़ी राजकुमारी के दरबार में ले जाऊंगा। मुझे इस बात की उम्मीद है कि वो यह हरे सेब से भरी गाड़ी देखकर खूब प्रभावित होगी और मुझसे विवाह कर लेगी। यह विचार मुझे कुछ समझ नहीं आया टॉम। भला अपनी पसंद के सेब लाने वाले किसी व्यक्ति से कोई राजकुमारी विवाह कैसे कर लेगी? सेब एक पसंद हो सकती है, पर शादी का निर्णय लेने के लिए पैमाना नहीं हो सकती। तुम इससे कुछ अलग सोच सकते हो, कुछ अच्छा, कुछ और महान। तुम क्या जानो किससे लड़की को प्रभावित किया जा सकता है? तुमसे क्या कभी आज तक किसी लड़की ने बात भी की है? मैं ये जानता हूं कि इन सेबों को पाकर राजकुमारी स्टेफनी बहुत प्रभावित होगी और मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी। टॉम राजकुमारी को प्रभावित करने के लिए एक घोड़ा गाड़ी लेकर उसमें पूरे हरे सेब भरकर राजकुमारी से मिलने राजमहल की ओर निकल पड़ा। जब वो राजकुमारी के लिए सेब लेकर जा ही रहा था, तब उसे रास्ते में एक बूढ़ा आदमी मिला। उसने उससे पूछा, अरे अरे भाई, जरा अपनी घोड़ा गाड़ी तो रोको। सुनो, क्या तुम मुझे थोड़ा आगे तक छोड़ सकते हो अपनी घोड़ा गाड़ी से? नहीं, मैं तुम्हें अपनी गाड़ी में नहीं बैठा सकता। क्यों भाई, ऐसा क्या भर के ले जा रहे हो अपनी इस गाड़ी में? कचरा भरा है मेरी इस घोड़ा गाड़ी में। बैठोगे कचरे पर? एक बार मना कर दिया ना, फिर भी जिद किए जा रहे हो। मेरा समय बर्बाद मत करो तुम, हटो, मुझे जल्दी जाना है। ठीक है, जैसा तुमने बोला है बेटा, बिल्कुल वैसा ही हो। महल में आकर टॉम ने जब अपनी घोड़ा गाड़ी देखी तो उसमें सेब की जगह कचरा ही कचरा भरा था। राजा ने यह देखकर उसे बंदी बना लिया। टॉम का छोटा भाई हैंस बहुत ही ईमानदार और नेक दिल इंसान था। इतने दिनों बाद जब टॉम वापस घर नहीं लौटा तो हैंस को बड़ी चिंता सताई। इतने दिन हो गए, टॉम वापस घर नहीं लौटा, कहीं उसके साथ कुछ बुरा तो नहीं हो गया? मैं एक काम करता हूं, मैं महल जाकर पता लगाता हूं कि आखिर टॉम के साथ क्या हुआ है। हैंस घोड़े पर सवार होकर राजमहल के लिए निकल जाता है। रास्ते में हैंस को भी वही बूढ़ा आदमी मिलता है। हैंस उसे देखकर अपना घोड़ा रोक देता है और उससे पूछता है, बाबा, क्या आप मेरे भाई के बारे में मुझे कुछ बता सकते हैं? मैं उसे ढूंढने निकला हूं। कुछ पहचान बताओ अपने भाई की, तभी तो उसके बारे में मैं कुछ बता पाऊंगा। वो कुछ दिन पहले इसी मार्ग से ही घोड़ा गाड़ी लेकर निकला था। उसके लंबे बाल है और स्वभाव से थोड़ा अक्खड़ है वो। हाँ, याद आया। वो तो बिल्कुल ही सिरफिरा था बेटा। वो तो मुझसे बात भी ठीक से नहीं कर रहा था। मगर बेटा,
वो यहाँ से जाता हुआ तो मिला था मुझे, लेकिन वो अभी तक वापस नहीं आया। मैं पूरा वक्त यही रहता हूँ बेटा, इसीलिए पूरे विश्वास से ये कह रहा हूँ। इसका मतलब वो महल में ही है। मुझे जल्द से जल्द महल में जाना होगा। हैंस घोड़े को दौड़ाकर जल्दी जल्दी राजमहल की ओर पहुंच जाता है। महल पहुंचकर वो देखता है कि उसका भाई राजा की गिरफ्त में है। हैंस राजा के सामने प्रस्तुत होता है और अपनी शिकायत कहता है। महाराज, मेरा भाई टॉम राजकुमारी स्टिफनी से शादी करने के लिए, उन्हें प्रभावित करने के लिए हरे हरे सेबों से भरी घोड़ा गाड़ी लेकर आपके राजमहल में आया था। अगर वो राजकुमारी को प्रभावित करने में असफल रहा तो आपको उसे घर वापस भेज देना चाहिए था, उसे कैद नहीं करना चाहिए था। ये कैसा न्याय है महाराज? ये तुम क्या कह रहे हो युवक? तुम्हारा भाई टॉम मेरी पुत्री को प्रभावित करने के लिए उसके मनपसंद हरे सेब लेकर नहीं आया था, बल्कि उसकी गाड़ी में कचरा ही कचरा भरा था। जब मैंने वो कचरे से भरी गाड़ी देखी तो मुझे बहुत क्रोध आया। कोई भी व्यक्ति मेरी बेटी को प्रभावित करने के लिए उसे कचरा कैसे भेंट कर सकता है? इसी कारण उसकी इस उद्दंडता के लिए मैंने उसे कारागार में डाल दिया। आप ही बताइए महाराज, पूरे देश में कोई भी व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो राजकुमारी स्टेफनी को प्रभावित करने के लिए कचरा लेकर आएगा? महाराज, इसमें जरूर कोई ना कोई गलतफहमी हुई होगी। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ महाराज। अगर किसी कारण मेरे भाई ने आपको या राजकुमारी को ठेस पहुंचाई है तो मैं क्षमा मांगता हूँ। कृपया उन्हें मुक्त कर दीजिए महाराज। मैं तुम्हारे भाई टॉम को छोड़ भी दूंगा और राजकुमारी स्टेफनी से तुम्हारा विवाह भी करा दूंगा, पर पहले तुम्हें ग्रिफिन का पंख लाकर मुझे देना होगा। बिल्कुल महाराज, मैं अपने भाई को बचाने के लिए कुछ भी करूंगा। ग्रिफिन दिखने में गरुड़ जैसा पक्षी था, पर उसका धड़ एक शेर के जैसा था। यूनान का बहुत ही दुर्लभ जीव था वो। हैंस ग्रिफिन को खोजने निकल पड़ता है। बहुत खोजने के बाद उसे पता लगा कि वो जीव एक झील को पार करने के बाद गुफा है, वो वहीं रहता है। झील के दूसरी तरफ उसे एक व्यक्ति मिला। वो बोला, तुम जिस तरफ जा रहे हो वहां पर एक बहुत ही खतरनाक जीव ग्रिफिन रहता है। वहां मत जाओ भाई, वरना मारे जाओगे। उसकी वो बात सुनकर हैंस वहां से आगे बढ़ जाता है। जल्दी ही हैंस ग्रिफिन के इलाके में पहुंच जाता है। उसने एक कोने में खड़े होकर ग्रिफिन की सारी हरकतों पर नजर रखी। रोज शाम होने पर ग्रिफिन अपने विशाल पंख फैलाया करता था, जिससे उसके एक दो पंख नीचे गिर जाते थे, लेकिन वो जीव अपने गिरे हुए पंख खा जाया करता था। एक शाम जब ग्रिफिन ने अपने पंख खोले, अपने गिरे हुए पंखों को ग्रिफिन द्वारा खाने से पहले ही हैंस ने एक पत्थर उठाकर ग्रिफिन को मारा और वो छुप गया। जैसे ही वो जीव अपनी जगह से हटा, हैंस ने तुरंत वो पंख उठाया और वहां से भाग निकला। तुरंत हैंस राजा के दरबार में पहुंचा और, महाराज ये लीजिए, मैं उस खतरनाक जीव ग्रिफिन का पंख लेकर आया हूं। अब मेरे भाई को मुक्त कर दीजिए। जो काम तुमने किया है युवक, वो आज तक कोई भी नहीं कर पाया है। निश्चित ही तुम साहसी हो और वीर भी। हम तुम्हारे भाई को भी मुक्त कर देंगे और हमारी राजकुमारी स्टेफनी का विवाह भी तुमसे करवाएंगे। इस तरह हैंस को अपना भाई टॉम भी वापस मिल गया और राजकुमारी स्टेफनी से उसका विवाह भी हो गया। हौसले से हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। पास के एक गांव में एक शैतान जादूगर और एक जादुई तोता रहता था। वो पूरे जगत में अपना राज करना चाहता था, इसलिए वो सारी जगहों पर जाकर जंगल में बीचों बीच कुटिया बनाकर रहता और अपनी जादुई शक्ति से पूरे गांव को अपने वश में कर लेता। एक रात जादूगर अपने जादू का उपयोग करता है। चलो, अब इस राज्य की बारी है। कुटिया के बाहर जाकर इस जादुई बीज को बो देता हूँ। आका, जादू तो ठीक है, लेकिन आप हर राज्य में इस बीज को क्यों बोते हैं, बताइए?
तुम नहीं समझोगे जादुई तोते। ये मैं इसीलिए करता हूँ कि यहाँ से जाने के बाद भी यहाँ के लोग पूरे मेरे वश में रहे। मतलब आपकी सारी जादुई ताकत इस बीज में होती है? हाँ, सही समझे तुम। जादूगर और तोता जैसे ही बीज गाड़कर कुटिया में जाते हैं, उन्हें वायलिन की मधुर ध्वनि सुनाई देती है। उसे सुनकर जादूगर उसे इधर उधर ढूंढने लगता। अरे जादुई तोते, ये मधुर आवाज कहाँ से आ रही है? जरा पता करके बताओ तो। जी मेरे मालिक। फिर जादूगर का तोता उस वायलिन की धुन को सुनते हुए जंगल में उड़कर चला जाता है और फिर पता करके अपने आका को बताने आता है। मेरे आका, ये मधुर वायलिन की आवाज एक रोती हुई सुंदर लड़की के पास से आ रही है। चलो चलकर देखते हैं कि मधुर आवाज के पीछे रोने का कारण क्या है। फिर शैतान जादूगर एक सुंदर राजकुमार का रूप लेता है और उस लड़की के पास जाता है। इतनी रात को तुम इस सुनसान जंगल में क्यों रो रही हो? मैं अकेली नहीं हूँ, ये वायलिन है ना मेरे साथ। मेरे माता पिता के गुजर जाने के बाद मेरे भाई धन की लालच में मेरी शादी एक शराबी और रईस इंसान से कराना चाहते हैं, इसलिए मैं इस घने जंगल में बैठी हूँ। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? और इतनी सी बात है, मैं एक जादूगर हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? मेरा नाम सलोनी है और भला क्यों नहीं शादी करूँगी। आप एक राजकुमार की तरह सुंदर भी दिखते हैं, साथ ही आपको मेरी चिंता भी है। मैं आपसे जरूर शादी करूँगी। लेकिन तुम्हें हमेशा मेरे लिए वायलिन बजाना पड़ेगा, तभी मैं जादू कर पाऊंगा। क्यों नहीं, मैं अपने जीवन साथी के लिए हमेशा वायलिन बजाती रहूंगी। उनकी बातें सुनकर तोता बहुत खुश होता है। आज मेरे आका की शादी है, आज मेरे आका की शादी है। फिर उस लड़की और जादूगर की शादी हो जाती है। कुछ दिन बीत जाने के बाद लड़की को शैतान की असलियत का पता चलता है। वो उसे काला जादू करते हुए देखकर चौंक जाती है। वो अपने पति जादूगर को जादू का गलत उपयोग करने से रोकती है। मैंने कल आपका काला जादू देखा। आखिर लोगों को अपने वश में कर आपको क्या मिलता है, बताइए। मैं जैसा चाहूंगा मैं वैसा ही करूंगा। अगर तुमने मेरे जादू में दखल डाला तो मैं तुम्हें भी बंदी बना लूंगा। उनकी बातों को सुनकर तोता कहता है, शांत मेरे आका, शांत। अगर इस लड़की को गुस्सा आ गया तो ये वायलिन बजाना छोड़ देगी मेरे आका, और फिर आपका सारा जादू बेअसर हो जाएगा। मैं इस दुनिया का सबसे ताकतवर जादूगर बनना चाहता हूँ, और ये तभी संभव है जब तुम ये वायलिन बजाओगी, और उसकी मधुर ध्वनि में डूबकर मैं और बेहतर जादू कर पाऊंगा। मैं ये नहीं करूंगी। जैसे ही लड़की वायलिन बजाने से मना करती है, जादूगर उसके गले से हार खींच लेता है, उसकी सांसों को उसके उस हार में डाल देता है और हार को खाई में फेंक देता है। मैं तुम्हारे इस हार को खाई के बीचों बीच फेंक दूंगा। अगर तुम या किसी और इंसान ने उस हार को खाई से बाहर निकाल लिया, उस दिन तुम मेरी कैद से आजाद हो जाओगी, और मैं यह शैतानी जादू करना हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। ये क्या किया तुमने? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। अब तुम वही करोगी जो मैं कहूंगा। चलो वायलिन बजाना शुरू करो, नहीं तो तुम्हारी सांसें थम जाएगी। हे भगवान, तुमने मुझे एक मुसीबत से निकालकर दूसरी मुसीबत में क्यों डाला? क्या इस दुनिया में कोई मेरी मदद नहीं कर सकता? ऐसा कहकर वो रोने लगती है। एक दिन वायलिन बजाते हुए उसकी नजर बीज के थैले पर पड़ती है। वो जाकर उसे देखती है। वो बीज बाकी बीजों से बहुत अलग थे, और जैसे ही सलोनी ने बीज को छुआ, वो बीज बोल पड़े। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे छुआ। मैं जादूगर द्वारा श्रापित बीज हूँ। आपके छूते ही मैं मुक्त हो गई। वो कैसे? जादूगर ने मुझे कैद कर रखा था। अगर मैं उसके फेंके हुए जगह पर ना उगूं, तो वो मुझे नष्ट कर देता। अब तुम ही बताओ मैं क्या करती। और हाँ, अगर अब मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाऊँ तो जरूर बताओ मुझे। बीज की बातें सुनकर सलोनी सोचने लगती है, मेरी जान उस खाई के बीचों बीच हार में छुपी है। जब मैं तुम्हें उस खाई के बीचों बीच फेंकूंगी, तब तुम एक बड़े पेड़ का रूप ले लेना, तो तुम्हारी टहनियों में मेरा हार फंसकर ऊपर आ जाएगा। जी बिल्कुल, मैं ऐसा ही करूंगी। बस आप उस दिन का इंतजार कीजिए। दूसरे दिन वो जादूगर और तोता दूसरे राज्य में चले जाते हैं। वहाँ पहुंचकर जादूगर कुछ सोचता है। उसे देख तोता कहता है,
क्या सोच रहे हैं आप? मैं सोच रहा हूँ कि हमारे पीठ पीछे वो सलोनी कुछ गलत तो नहीं कर रही होगी। आप तो जादूगर हैं ना मेरे आका, आप अपने जादू से ये पता कर लीजिए। नहीं मेरे तोते, सलोनी के वायलिन की धुन से मेरी दूरदृष्टि खत्म हो चुकी है। ऐसा कहकर जादूगर अपने कामों में लग जाता है और दूसरी तरफ देखते ही देखते वो बीज एक विशाल पेड़ में बदल जाता है और उसकी टहनियाँ खाई के किनारे तक पहुँच जाती है जिसमें सलोनी का हार लटका हुआ था। सलोनी उस हार को अपने हाथों में लेती है और पेड़ से कहती है, धन्यवाद बीज, अब मुझे उस शैतान जादूगर से छुटकारा मिल जाएगा और तुम भी अब मुक्त हो जाओगे। कृपया अब देर ना करें, शैतान जादूगर के आने के पहले थैले में रखे सारे बीजों को जला दीजिए, इससे उसकी शैतानी शक्ति खत्म हो जाएगी। सलोनी जल्दी से दौड़कर उन सभी बीजों के पास पहुंचती है। अभी जलाती हूँ। तभी कुछ देर बाद वहाँ पर वो जादूगर वापस आ जाता है और सभी बीजों को जलाते देख उन्हें बचाने को दौड़ता है। नहीं रुको! लेकिन इससे पहले कि जादूगर वहाँ पहुँच पाता, सभी बीज जल चुके होते हैं और सभी बीजों के जलते ही शैतान जादूगर की सारी शक्तियाँ खत्म हो जाती हैं और सलोनी भी मुक्त हो जाती है। तुमने ऐसा क्यों किया? अब मेरी सारी जादुई शक्ति खत्म हो गई है, अब मैं क्या करूँगा? फिर सलोनी जादूगर को समझाती है कि दुनिया में और भी बहुत कुछ है जिससे हम बेहद खुश रह सकते हैं और अपना जीवन सुख से बिता सकते हैं। फिर क्या था, दोनों अपना जीवन अच्छे से खुशी खुशी बिताने लगे।